Bismillahirrahmanirrahim. अस्सलाम वालेकुम क्लास, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन. क्लास, आज हम चैप्टर नंबर 12 की एक्सरसाइज 12A के क्वेश्चन नंबर 3 से ऑनवर्ड सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को. आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 जो है विच इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 153. इसमें एक फ़िगर दी हुई है आपको, ठीक है. फिगर आप देख सकते हैं, दो पैरेलल लाइंस हैं. ट्रांसवर्सल का कॉन्सेप्ट लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था. आपके पास दो पैरेलल लाइंस हैं और उसमें आपके पास एक ट्रांसवर्सल है पी क्यू. ए बी सी डी दोनों पैरेलल हैं और पी क्यू क्या है आपके पास? ट्रांसवर्सल, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस को दो डिफरेंट पॉइंट्स पे कट कर रहा है. क्वेश्चन में वो हमसे कहता है इन द गिवन फिगर ए बी line AB is parallel to CD and PQ is a transversal. PQ क्या है आपके पास? ट्रांसवर्सल. कटिंग दैम एट 2 पॉइंट्स, दो पॉइंट्स पे कटिंग कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से डिफरेंट एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, राइट. हमने क्या फाइंड आउट करना है? एंगल एक्स एंड एंगल वाई को फाइंड आउट करना है. क्लास, ये देखिए हमारे पास दो एंगल्स हैं जो हमने फाइंड आउट करने हैं और एक एंगल उसने हमें बताया है. इसकी मदद से हम सारे एंगल्स फाइंड आउट कर सकते हैं. अगर हमारे पास ट्रांसवर्सल में एक एंगल पता हो तो क्लास रिमेनिंग एंगल्स ऑटोमेटिकली फाइंड हो जाते हैं. लेकिन उससे पहले आपसे कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं वो डिस्कस करना चाहूँगी एंगल्स के. टर्न टू पेज 150. इस पर एक फिगर बनी हुई है हमारे पास राइट कॉर्नर में. आप देख सकते हो हमारे पास सेम जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है ना, उसकी जैसी फिगर है जिसमें ए बी और सी डी दो पैरेलल लाइंस हैं और एक ट्रांसवर्सल है पी क्यू. ट्रांसवर्सल है. इसके रिज़ल्ट में जब पी क्यू ने ए बी और सी डी को कट किया तो उसके रिज़ल्ट में चार एंगल्स ए बी पे बने और चार ही एंगल्स सी डी पर बने. 1 2 3 4 5 6 7 8. अब इन चार एंगल्स में से मैंने आपको जैसे बताया, एक एंगल भी हमें मालूम होना तो हम उसकी हेल्प से सारे एंगल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं. लेकिन उसके लिए हमें चार एंगल्स का कॉन्सेप्ट होना ज़रूरी है. एक्सटीरियर, इंटीरियर, कॉरिस्पॉन्डिंग एंड ऑल्टरनेट एंगल्स. इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन हो तो हम क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं. क्लास, सबसे पहले आते हैं एक्सटीरियर एंगल्स. एक्सटीरियर वो एंगल्स होते हैं जो लाइन्स के बाहर की साइड पे, आउटसाइड द लाइन जो एंगल्स फॉर्म होते हैं ना, कंस्ट्रक्ट होते हैं, उनको कहते हैं. जैसे हमारे पास ये लाइन है, इसके ऑपोजिट बाहर की साइड पे कौन से हैं? 1 और 2. ये इनर साइड पे है, ये आउटर साइड में है. तो 1 और 2 जो एंगल है वो कौन से है? एक्सटीरियर एंगल. इसी तरह CD में देखें आउटर साइड पे कौन से हैं? 7 और 8. तो 1 2 7 8 ये हमारे एक्सटीरियर एंगल्स हैं. फिर आते हैं इंटीरियर एंगल्स. इंटीरियर एंगल्स वो होते हैं जो अंदर की साइड पे बनते हैं. इन साइड लाई बिटवीन AB एंड CD, ये अंदर की तरफ बनते हैं. जैसे हमारे पास यहाँ पे कौन से हैं? 3 4 6 एंड 5 एंड 6, ठीक है. ये हमारे इंटीरियर हैं. इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है जो समझने वाला है वो है कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स का. कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? बेसिकली मुताबिकत रखने वाले एंगल्स को क्या कहते हैं हम लोग? कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स. इसकी दो कंडीशंस होती हैं क्लास. एक तो ये सेम साइड पर होना चाहिए, कोई भी एंगल जो ट्रांसवर्सल के सेम साइड पर हो. सेम साइड का मतलब है ये ट्रांसवर्सल है ना क्लास, तो इसका राइट साइड और ये इसका लेफ्ट साइड, ये राइट साइड है और ये इसका लेफ्ट साइड. साइड एक हो, ठीक है, सेम साइड होनी चाहिए एंगल की. और दूसरी बात ये कि वो एंगल तब कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल कहलाता है जब वो सेम पोजीशन पर भी हो. ये देखें, लाइन से ऊपर 1 है, लाइन से नीचे 4 है, लाइन से ऊपर 5 है, लाइन से नीचे 8 है. साइड सबकी ये देखें 1 4 5 8, ये सारे एक ही साइड पर हैं. अब इनमें से कॉरिस्पॉन्डिंग कौन कौन है आपस में? 1 जो है वो 5 का कॉरिस्पॉन्डिंग है क्योंकि ये दोनों लाइन से ऊपर हैं. ये देखें AB के ऊपर कौन है? लाइन के ऊपर कौन सा है? 1. और CD की लाइन के ऊपर कौन सा है? 5. तो 1 और 5 ये दोनों आपस में कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे. मतलब इसका ये होता है पैरेलल लाइंस में जब ट्रांसवर्सल आता है तो जो हमारे कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं आपस में. ये आपको ब्लैंक में भी आ सकता है कि अगर दो पैरेलल लाइंस हों, इफ़ टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय ट्रांसवर्सल द कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म्ड आर डैश. इक्वल होते हैं बच्चों. जब आपके पास दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करता है तो कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं. पहले तो मैंने आपको समझाया कि वो हैं कौन कौन से. 1 और 5 आपस में, क्योंकि ये एक ही साइड पे है, राइट साइड पे, और इनकी पोजीशन भी सेम है, यानी लाइन से ऊपर हैं दोनों. लाइन से नीचे कौन कौन है? 4 और 8. ये दोनों आपस में क्या है? कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स. अगर एंगल 1 जो है वो 1 10 का है तो 5 भी क्या होगा? 1 10 का ऑटोमेटिकली. इसी तरह अगर मुझे 4 पता हो, एंगल 4 जो है सपोज करें 60 का है, तो फिर ये भी कितने डिग्री का होगा? 8 भी कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री का. लेफ्ट साइड पे आ जाओ क्लास, तो आपके पास 2 3 6 और 7. अब 2 का कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल कौन होगा? 6. और 3 का कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल होगा 7, क्योंकि 3 जो है लाइन से नीचे और 7 भी लाइन से नीचे है और साइड भी एक है, इनकी लेफ्ट साइड है, राइट क्लास. कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स के लिए दो कंडीशंस होती हैं, सेम साइड सेम पोजीशन. जो ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं ना क्लास, वो इसके ऑपोजिट होते हैं. ऑल्टरनेट के लिए क्या होता है कि आपके पास होना क्या चाहिए? इंटीरियर और एक्सटीरियर के लिए अलग अलग होते हैं, ठीक है. इंटीरियर एंगल देखो आप लोग. इंटीरियर एंगल्स में हमारे पास कौन कौन से एंगल हैं क्लास? 3 4 6 5. अब
ऑल्टरनेट का मतलब होता है ऑपोजिट एंगल, इंटीरियर भी हो और वो आपस में क्या हो ऑपोजिट। 3 का ऑपोजिट क्या है 5, 4 का ऑपोजिट क्या है 6। तो ये हमारे 3 और 5 ऑल्टरनेट है, 4 और 6 ऑल्टरनेट है। यानी अगर 3 जो है वो 110 का है तो फिर 5 भी क्या होगा 110 का, ऑल्टरनेट एंगल की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली। और 4 और 6 आपस में इक्वल होंगे। मुझे 4 का आंसर पता होगा तो ऑटोमेटिकली 6 का आंसर ऑल्टरनेट होने की वजह से भी सेम होगा, ठीक है। और ये भी आपस में क्या होते हैं, 2 पैरेलल लाइंस हों और उस पर ट्रांसवर्सल आ जाए तो ऑल्टरनेट एंगल्स जो होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। ओके क्लास, अब हम चलते हैं आउटर की तरफ, यानी कि जो हमारे एक्सटीरियर एंगल्स हैं। एक्सटीरियर में कौन कौन है 1, 2, 7, 8। इनमें ऑपोजिट कौन है 1 और 7 ऑपोजिट है, 2 और 8 ऑपोजिट है। तो ये 1 का ऑल्टरनेट एंगल कौन होगा 7 और 2 का ऑल्टरनेट एंगल होगा 8। मतलब 1 का आंसर अगर 110 है तो 7 का आंसर भी क्या होगा 110 ऑटोमेटिकली ऑल्टरनेट होने की वजह से। और 2 का अगर आंसर पता होगा तो वो ऑटोमेटिकली 8 का आंसर होगा। तो हमारे पास कॉरिस्पॉन्डिंग और ऑल्टरनेट एंगल्स आ गए। कॉरिस्पॉन्डिंग क्या होते हैं, जो एक ही साइड पर हों और एक ही पोजीशन में हों, लाइन से ऊपर लाइन से नीचे, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास ऑल्टरनेट होते हैं जो इंटीरियर में हों, इंटीरियर वाले चारों एंगल्स, और वो ऑपोजिट हों आपस में, तो वो ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं, राइट। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी क्लास, उसने हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है पेज नंबर 153 पर, जो कि अभी हमने रीड किया था और उसके बारे में मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया है पहले। अब हम उन्हीं जो कॉन्सेप्ट्स थे उनको यूज़ करते हुए ना हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारे पास सोल्यूशन में सबसे पहले आपने क्वेश्चन लिखना है, डॉटेड फॉर्म में आपने लिखोगे, कंप्लीट लिखना आप। उसके बाद आपने ये फिगर बनानी है, बहुत ईजी है, बहुत आराम से बन जाएगी। ओके क्लास, उसके बाद आपने जो है पेपर में आपको ये बनी हुई मिलेगी, आपने ये सिर्फ सॉल्व करना होगा, ठीक है। सबसे पहला स्टेप है सोल्यूशन। एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं क्वेश्चन के अंदर 2 इन्फॉर्मेशन हैं जो दी हुई हैं, ए बी और सी डी पैरेलल है आपस में, राइट। ये तो हमें पता है, ये क्वेश्चन के अंदर से लाइन ली गई है और एक एंगल बताया हुआ है क्लास 140। जैसे इनके नेम्स हैं एक्स वाई, मैं इसका नेम भी रख रही हूँ एंगल ए बी सी में से कोई लेटर ले लिया मैंने ए, ठीक है। आप इसका नेम रखो। एंगल ए जो है वो कितना है 140 का। तो बच्चों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स अभी मैंने आपको समझाए हैं सेम साइड पर होने चाहिए, यानी कि राइट साइड पे है ना ये, ठीक है। राइट साइड पे तो हमारे पास वाई भी है और ये देखें लाइन से ऊपर है, ए बी की लाइन के ऊपर है, और ये भी ए बी की लाइन से सी डी की लाइन से ऊपर है। तो ये दोनों आपस में कॉरस्पॉन्डिंग है। तो मैंने आपको बताया था कि 2 पैरेलल लाइंस के ऊपर जब ट्रांसवर्सल आता है तो जो आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल। तो बाय डेफिनेशन हम लिखेंगे एंगल वाई जो है वो एंगल ए के इक्वल है। एंगल वाई तो मुझे नहीं पता, लेकिन एंगल आगे ब्रैकेट में मेंशन ज़रूर करें आपके ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होने की वजह से इक्वल हुए हैं, वरना ये इक्वल नहीं होते, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आगे मेंशन करना आपने ब्रैकेट में प्रॉपर। फिर एंगल वाई को एज इट इज़ लिख दें, एंगल ए की जगह उसका आंसर पुट कर दें 140, तो हमारे पास ऑटोमेटिकली एंगल वाई आ गया। तो इसका मतलब ये है हमारे पास कि एंगल ए और एंगल वाई का आंसर क्या है 140। अब हम इस एंगल को यूज़ करते हुए ना एक्स का आंसर फाइंड आउट करते हैं। क्लास मैथ्स में ये रूल होता है, आप अपनी प्रोटेक्टर को यूज़ करके इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। आपके पास प्रोटेक्टर होती है, आप जब एक लाइन दूसरी लाइन को कट करती है तो ये जो सेक्शन बनता है ना, ये पूरा एक लाइन के ऊपर जो सम ऑफ एंगल होता है ना, ये पूरी लाइन है, इसके ऊपर जो सम ऑफ एंगल इस लाइन की वजह से बनी है ना वो 180 होता है। आप रख के देख लें, इस लाइन के ऊपर स्ट्रेट ये कॉर्नर ये जो है इसके ऊपर रखें सेंटर पॉइंट और इस लाइन को बिल्कुल सीधा रखें, तो क्लास आपको नज़र आ रहा होगा कि ये देखें 180, 0 से लेके यहाँ तक 180 होता है। आप इनर साइड पे भी पढ़ें 0 से 180 होता है। मीन्स हमारे पास ये टोटल जो होता है ना 180 होता है। अगर मुझे ये मालूम है कि y 140 है तो 180 में से ये टोटल 180 होता है, 180 में से मैं 140 माइनस कर दूँ तो मेरे पास ये एंगल निकल आएगा 40, ठीक है। अब हम उसको प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं। As we know that sum of angles on one line is 180, sum of angle यानी कि ये जो एंगल्स हैं इन दोनों का सम कितना है बच्चों 180 होता है। अभी मैंने आपको प्रोटेक्टर से शो भी किया 180 है, इनमें से एक एंगल मुझे पता है तो ऑटोमेटिकली दूसरा क्या होगा, एंगल x प्लस एंगल y दोनों का सम कितना होता है 180। एंगल x हमारे पास नहीं पता, दूसरा जो एंगल है जिसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन है वो दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा, जाके ये प्लस है, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। 180 एंगल y की जगह आप उसका आंसर पुट करो, 180 में से 140 माइनस किए, हमारे पास x का आंसर आ गया। एंगल x कितना है 40 डिग्री। सो बेसिकली व्हाट वी डिड, हमारे पास एक एंगल मालूम था तो हमारे पास किसका कॉन्सेप्ट था, कॉरस्पॉन्डिंग का। उसको यूज़ करते हुए हमने एंगल y को फाइंड आउट किया कि जितना जो होता है एंगल a है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से y भी उतना ही होगा, ठीक। हमारे पास इसका आंसर आ गया। इसको यूज़ करके हमने 180 में से 140 को माइनस कर दिया क्योंकि टोटल कितना होता है 180, तो हमारे पास x का आंसर आ गया। ओके क्लास,
ओके क्लास, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। द आर्म्स ऑफ एंगल ए बी सी एंड डी, एंगल डी ई एफ आर पैरेलल। वो ख़ुद बता रहा है कि दोनों के दोनों आर्म्स जो है ना, ये जो आर्म्स हैं, ये वाला ए बी और डी ई, इसी तरह बी सी और ई एफ, ये सब के सब आपस में क्या हैं, चारों के चारों आपस में पैरेलल हैं। ए बी के पैरेलल कौन है, ई डी, और यानी बी ए, ये रे की तरह पढ़ते हैं ना इसको, बी ए और ई डी, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। और इस तरह बी सी और ई एफ, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। फाइंड एक्स एंड वाई। क्लास एक बात याद रखिएगा, जब भी पैरेलल का कॉन्सेप्ट आता है तो जो एंगल इसके पैरेलल हो रहा है, लाइक बी के पैरेलल कौन है, ई, ठीक है क्लास, बी के पैरेलल कौन है आपके पास, बी के पैरेलल ई है। तो इसका मतलब अगर बी 65 का है तो पैरेलल तो आपस में इक्वल होते हैं ना, तो 65 का पैरेलल ई था, तो इसका आंसर भी क्या होगा, 65। और ई की वजह से यहाँ पे इसकी सरफेस पे कौन सा एंगल बन रहा है, ये 65 का है, तो ऑटोमेटिकली इसकी वजह से इसकी सरफेस पे जो एंगल बना है पैरेलल होने की वजह से, मैंने अभी बताया, ये भी क्या होगा 65 का, क्योंकि ये किसकी वजह से बन रहा है, ई की वजह से बन रहा है। तो ई अगर 65 का तो ऑटोमेटिकली एक्स भी कितने का होगा, 65 का, क्योंकि ये ई से एक्सटेंड होके, आप इसको जितना मर्जी एक्सटेंड करो, इसने एंगल ने रहना कितना है, 65 का ही रहना है। ओके क्लास, आप इस एंगल को जितना मर्जी एक्सटेंड कर लो तो इसने कितने का रहना है, 65 का। इसी तरह आप ई को जितना मर्जी एक्सटेंड कर लें, उसने रहना कितने का है, 65 का। हमें कैसे पता चला कि y जो है बेसिक है, इसको फाइंड आउट करना, वो इसकी वजह से पता चला, उसने खुद कहा कि ये दोनों एंगल्स आपस में क्या है, सेंटर में कौन आ रहा है, b, और इसके सेंटर में कौन आ रहा है, e। ये पैरेलल है और पैरेलल एंगल्स हमेशा बराबर होते हैं। ओके क्लास, जैसे आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 को नोट किया था, आपने क्वेश्चन नंबर 4 भी नोट करना है। ये फिगर आपने बनानी है, उसके बाद ये पेपर में आपको बनी हुई मिलेगी, आपने इसको सॉल्व करना होगा। सोल्यूशन में सबसे पहला स्टेप है, एज वी नो दैट, हमारे पास जैसा कि जो बी ए, हमेशा बच्चों जो रे होती है ना, तो उसके एंड पॉइंट से लिखते हैं उसको पहले, एंड पॉइंट वाला जो पॉइंट होता है वो पहले लिखा जाता है, बी ए और जो हमारी ई डी, ये दोनों आपस में क्या है, क्वेश्चन में बताया हुआ उसने, पैरेलल है। तो हम लिखेंगे रे बी ए एंड रे ई डी पैरेलल हैं। उसके बाद आप लिखोगे कि हमें ये भी मालूम है क्वेश्चन के अंदर से कि एंगल बी कितने का है, 65 का। सो कॉरिस्पॉन्डिंग होने की वजह से ये दोनों आपस में क्या है क्लास, कॉरिस्पॉन्डिंग है। ये दोनों आपस में कॉरिस्पॉन्डिंग है, लाइन से ऊपर बन रहे हैं, लाइन से ऊपर बन रहे हैं और सिमिलर साइड पर हैं। तो हम इसको क्या करेंगे कि एंगल E इज इक्वल टू एंगल B। इसमें हमें एंगल E जो है वो तो नहीं पता, लेकिन एंगल B के बारे में तो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है कि वो 65 का है। ऑटोमेटिकली एंगल E का आंसर आ गया 65 डिग्री। और आप ब्रैकेट में मेंशन कर दो इसका जो अल्फ़ाबेटिकली उसने नाम दिया हुआ ना, वो भी आपने मेंशन कर देना कि एंगल Y हमने फाइंड आउट कर लिया। अब आपने क्या फाइंड आउट करना है, एंगल X रह गया। एज ED कट्स टू पैरेलल रेज BC एंड EF, आपके पास जो E का एंगल है ED, ये जो ED है इसने BC को और EF दोनों को कट किया हुआ है। ये देखें, ये पूरे के पूरे ने इसको भी कट किया, इसको भी कट किया। तो आप इसको जितना मर्जी एक्सटेंड कर लें, इसका एंगल क्या रहेगा, 65 का रहेगा। और वैसे भी ये पैरेलल है, तो आप लिखोगे एंगल Y जो है, एंगल Y वो एंगल X के इक्वल है। और एंगल Y जो है उसका आंसर हमें पता है वो क्या है, 65। तो आप क्या लिखोगे कि एंगल Y जो है वो 65 का है, इसलिए हमारे पास एंगल X भी क्या होगा, 65 का है। उसकी जगह आपने सिर्फ उसकी वैल्यू को प्लेस करना है, Y की वैल्यू को प्लेस किया तो 65 आ गया। राइट क्लास, आपके पास जो है वो दो पैरेलल लाइंस थी, दो पैरेलल एंगल्स कह सकते हैं आप, दो पैरेलल एंगल्स थे। और उसमें हमने मेन एंगल को यूज़ करके एक एंगल फाइंड आउट किया। उसको जितना चाहें आप एक्सटेंड करें, वो जहाँ जिस लाइन को कट करेगा, जिस एंगल को कट करेगा, वो एंगल 65 का ही रहेगा। राइट क्लास, ओके क्लास, आपने ये क्वेश्चंस अपनी नोटबुक्स में नोट करने हैं, उनको अच्छे से अंडरस्टैंड करें। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।